हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स मेरे देखे होंगे और अभी रिसेंटली जो 300 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आपको काफी सारे लेक्चर्स मैं करा चुका हूं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। वैसा ही आज एक और लेक्चर है जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द नंबर ऑफ पहले इसकी जगह ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहले इसकी जगह ये क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, उससे दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज in which 4 particles can be distributed in 7 energy levels। इसमें दो केस बनाए हैं। पहला केस बनाया है दे आर डिस्टिंग्विशेबल और दूसरा केस बनाया है दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। दो केस बनाए गए हैं। पहला केस बनाया है डिस्टिंग्विशेबल का, दूसरा बनाया है इनडिस्टिंग्विशेबल। और ये बोसोन्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? बोसोन्स, है ना। तीन तरह की हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, एमबी, एफडी और बीई। तो बीई स्टैटिस्टिक्स मतलब बोसोन्स, तो बोसोन्स के लिए अलग फॉर्मूला होगा। एफडी यानी कि फर्मियोन्स, उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। एमबी यानी कि या तो लिखाएगा आइडियल गैस या कोई डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ऐसा कुछ लिखाएगा, तो वो होगा एमबी स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पर भी दो केस है, एक डिस्टिंग्विशेबल का है और एक इनडिस्टिंग्विशेबल का है। अब डिस्टिंग्विशेबल अगर लग गया यहां पर तो डिस्टिंग्विशेबल का सीधा सीधा मतलब है कि एमबी स्टैटिस्टिक्स की बात चलेगी। बट डिस्टिंग्विशेबल का मतलब सीधा सीधा हो गया कि एमबी स्टैटिस्टिक्स होने वाला है। तो पहले केस में डिस्टिंग्विशेबल की अगर बात करूं, डिस्टिंग्विशेबल तो अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर जो नंबर ऑफ वेज होंगे, यहां पर नंबर ऑफ वेज का मतलब है कि माइक्रो स्टेट्स, टोटल माइक्रो स्टेट्स पूछ रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा जी पावर एन, है ना। जी का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल्स या एनर्जी लेवल्स और पार्टिकल्स हो गया 4। तो ये कितना हो जाएगा? 7 पावर 4। कितना हो जाएगा? 7 पावर 4। तो उसके हिसाब से तो एक ही ऑप्शन बन रहा है डी, बाकी तो सारे ही गलत हो गए। तो ऑप्शन तो आपके पास आ ही गया वैसे ही डी। अच्छा, दूसरे में आपको बोला है इनडिस्टिंग्विशेबल। तो दूसरा केस है किसका? इनडिस्टिंग्विशेबल। दूसरा केस है इनडिस्टिंग्विशेबल। तो दूसरा जो केस हमें बोला है वो बोला है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का। और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ वेज जो होते हैं बी स्टैटिस्टिक्स में, मैं बी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं भाई। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बी की। तो ये फॉर्मूला होता है n प्लस जी माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और g माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल और g माइनस 1 फैक्टोरियल। n जो है n उसकी वैल्यू है 4 और g की वैल्यू है 7। तो यहां पर वैल्यू डाल दो 4 प्लस 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 7 4 11, 11 में से एक गया 10, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां कर लेता हूं। तो फैक्टोरियल सॉल्व करने आते होंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो सबसे सिंपल तरीका है जिससे आपने इसको सॉल्व किया है उससे बता रहा हूं मैं। और फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि ये पूरा कटेगा 6 के पीछे वाला, ये पूरा कट गया। अब उसके बाद 4 इंटू 2 8 और ये 8 कट गया। यहां से 3 तिया कितना आ गया? 9 आ गया। 7 तिया 21 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहां से आंसर कितना बन गया? 210। तो आंसर कितना हो गया? 210। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर तो तुम निकाल लोगे, इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। मेनली आपको बस ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वो पहचानना कैसे है, वो मेरा मेन एम है कि वो आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगाया जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको देखते ही पता लग जाएगा। डिस्टिंक्ट वे है, 4 इनडिस्टिंग्विशेबल बोसोन से और 7 एनर्जी लेवल से।
तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, वही n प्लस जी माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा g माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन सेम है जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें दो कंडीशंस दी थी, यहाँ पर एक सिंगल के फॉर्म में पूछ लिया, बाकी क्वेश्चन तो वही है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 4 प्लस 7 माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस वन फैक्टोरियल। आंसर अब बार बार क्या निकालना, अभी निकाला है, आंसर क्या आ जाएगा 210। क्या आंसर आ जाएगा 210, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 210। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गैस ऑफ एन स्पिनलेस बोस पार्टिकल्स, एन स्पिनलेस बोस पार्टिकल्स ऑफ मास m is enclosed in a volume v at temperature t, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को पहचानने का जो तरीका होता है वो मैं बता रहा हूं। तो डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को प्रोपोर्शनल लिखता हूं मैं ई के, अगर ई मतलब एनर्जी, तो ये हो गया डी अपॉन एस माइनस वन, जहां डी जो है डी वो हो गया डायमेंशन, डी का मतलब हो गया डायमेंशन, डी जो है उसका मतलब हो गया डायमेंशन, और एस का मतलब हो गया पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है तो एस की वैल्यू बनेगी 1, और अगर पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है तो एस की वैल्यू बनेगी 2। तो एस जो है एस इसकी दो वैल्यू बनती है, एक एस की वैल्यू बनती है 1, ये किसके लिए बनती है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, सॉरी, ये किसके लिए है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक, और एस की वैल्यू बनती है 2, कब, जब हम बात करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो यहां पर हमें बोसोन बोला है 3 डायमेंशन की कंडीशन, और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो गया, तो ये बनेगा डी ओमेगा अपॉन डी ई प्रोपोर्शनल टू ई पावर, डी की वैल्यू हो जाएगी 3 और एस की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1। तो यहाँ से डी ओमेगा अपॉन डी ई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ई पावर 1/2, तो ई पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन खत्म। अब ये ए और सी एक जैसे हैं, ए और सी एक जैसे हैं, यहाँ पर भी है ये भी है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हमारे पास, तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो फॉर्मूला होता है जीई, वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। 3 डायमेंशन के लिए उसकी वैल्यू होती है v अपॉन एच क्यूब, 4/3 पाई पी क्यूब। हालांकि फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये आ कैसे रहा है। और p का मतलब है मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू को रखेंगे हम 2me, मोमेंटम की वैल्यू को हम रखेंगे 2me। तो यहाँ पर जब मैं ये जी का मतलब है डी ओमेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जी ई इक्वल्स टू वी अपॉन एच क्यूब 4/3 पाई, और ये p की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2me, और ये पावर हो गई 3/2। अब मेरे को नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना है, तो मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है e के रेस्पेक्ट में, तो मैं निकालूंगा डी जी ई अपॉन डेल ई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा 2πv अपॉन एच क्यूब और 2m 3/2 और e पावर 1/2, ये फॉर्मूला बनेगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज डायरेक्ट पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा, तो ये याद रखना डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए, इससे तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए, आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा ए। तो राइट आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 डिस्टिंग्विशेबल, ये अन नहीं है, इन हो गए, इन हो गए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट बोसोन्स 5 एनर्जी लेवल। तो n की वैल्यू दे दी है 7 और g की वैल्यू दे दी है 5, फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है n प्लस जी माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा g माइनस 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू आपने रखी 7 और ये g की वैल्यू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 5 12, 12 में से 1 गया 11, तो ये बचा 11 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ हो गया ये 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल।
तो आंसर चेक करो, कौन सा आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया है, सी आंसर आ गया है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक क्लियर है क्या सबको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट कहां गया क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट। ये भी ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। ये खुद होमवर्क में करके बताना भाई मेरे को, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके बताना। यहां पर नंबर ऑफ बोसॉन्स पार्टिकल दे दिया 6 है और एनर्जी स्टेट्स जी की वैल्यू दे दी है 3। ये अब फॉर्मूला लगा के निकालना है आपको। लगभग एक जैसे क्वेश्चन हो गए तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। आंसर आपका आना चाहिए 56, आंसर आना चाहिए 56। मेरे को बता जरूर देना कि हो गया नहीं हो गया, बता जरूर देना हो गया नहीं हो गया। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, PYQs हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, PYQs हैं, तो अपने आप में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो कर लेना इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बी स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ सिस्टम विच आर। बी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की जाती है ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। कल भी मैंने बताया था आपको 3 स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, फिर बता रहा हूं। एक हम पढ़ते हैं MB, एक हम पढ़ते हैं BE और एक हम पढ़ते हैं FD। FD मतलब फर्मी ड्राइक। BE जो है वो अप्लाई होती है इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए, इनडिस्टिंग्विशेबल BE, और FD भी अप्लाई होती है इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए, और MB जो है वो अप्लाई होती है डिस्टिंग्विशेबल के लिए, डिस्टिंग्विशेबल। एक तो ये अजीब सा नाम है, डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल। FD अप्लाई होती है इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए। BE की जब बात करोगे और MB की जब बात करोगे तो ये दोनों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती, तो नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दोनों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती, जबकि ये ओबे करती है। ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती है, जबकि ये दोनों ओबे नहीं करती है। तो हमें यही पूछा है कि बी स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे अप्लाई होगी, तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जो कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब कल एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, NI इक्वल्स टू GI अपॉन E पावर अल्फा प्लस बीटा EI, और प्लस यहां पर हमने डेल लिख लिया था, प्लस डेल। ये स्टैंडर्ड केस बनाया था हमने। डेल की वैल्यू -1 लिखी थी किसके केस में, BE के केस में। डेल की वैल्यू +1 लिखी थी हमने किसके केस में, FD के केस में। और डेल की वैल्यू हमने 0 लिखी थी किसके केस में, MB के केस में। MB के केस में इसकी वैल्यू लिखी थी हमने 0, ठीक है। और फिर मैंने बोला था हाई टेम्परेचर पर ये तीनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सेम रिजल्ट देंगी, और स्पेशल नोट लगा के भी मैंने लिखा था एट हाई टेम्परेचर all three gives the same result, all three gives the same result। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कल बता दिया फिर क्यों बता रहे हो। मेरे बार बार रिपीट करने से, बार बार बोलने से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी चीज़, घुस जाएगी चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर, और तुम्हारे दिमाग में जब चीज़ घुस जाएगी तो एग्जाम में उसका आंसर लगा दोगे। अब आपको यहाँ पर बोला है फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन कैसे निकालोगे, NI को GI से डिवाइड कर दो, NI को GI से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा BE के लिए तो डेल की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये बन जाएगा E पावर अल्फा। इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, अलग अलग करके लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, बीटा EI है ना, और -1। अच्छा बीटा जो है, बीटा वो होता है बीटा पैरामीटर, और बीटा पैरामीटर की वैल्यू होती है 1/kT। बीटा पैरामीटर की वैल्यू होती है 1/kT, तो यहां से लिख लोगे 1/E पावर अल्फा, ये हो जाएगा E पावर EI/kT और -1। तो ये आंसर आ गया। जो मैच कर रहा है, कौन सा कर रहा है, D कर रहा है। अगर आपसे यहां पर B की जगह पूछ लिया जाता FD के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताओ, तो FD के केस में यहां पर आ जाता प्लस। आपसे पूछ लिया जाता MB के केस में
तो फिर यहाँ पर 0 हो जाता, ये चेंज होता है ना। तो बहुत आसान था, बस चीज़ों को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है लगभग चीज़ें सेम चल रही हैं पर उनको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये अब रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। बोस आइंस्टीन जो बीई कंडेंसेशन है, बीई कंडेंसेशन, उसमें जो हम जो टीबी की वैल्यू निकालते हैं, बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर की वैल्यू निकालते हैं, वो ये। तो इन बीई कंडेंसेशन, इन बीई कंडेंसेशन तो बीई कंडेंसेशन में जब T बराबर टीबी हो जाता है, T बराबर टीबी मतलब जब बीई टेम्परेचर के पास पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो उस केस में जो केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल को हम लिखते हैं म्यू से, केमिकल पोटेंशियल को हम लिखते हैं म्यू से। तो केमिकल पोटेंशियल जो है वो अप्रोच करता है किसको, जीरो को, और केमिकल पोटेंशियल अप्रोच करता है जीरो को, और यहाँ पर एक टेम्परेचर की वैल्यू निकलती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। वो टेम्परेचर आता है आपके पास 2 पाई एच कट स्क्वायर अपॉन एम के और n अपॉन 2.612 v और पावर 2/3, पावर 2/3, ये याद कर लेना भाई। ये डेरिवेशन से आएगा, अब डेरिवेशन तो कराना पॉसिबल है नहीं और एग्जाम में भी तुम नहीं करोगे, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा ये, जो बोस टेम्परेचर है इसको याद कर लेना, इस वैल्यू को। तो बोस टेम्परेचर जो बनता है वो बनेगा C 2 पाई एच कट स्क्वायर अपॉन एम के n अपॉन 2.612 v पावर 2/3, इसको याद कर लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ये बन जाता है कि जब टेम्परेचर बोस आइंस्टीन टेम्परेचर से ऊपर होगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बोस आइंस्टीन टेम्परेचर या टीबी से नीचे होगा तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, वो आप कर लेना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन वो बोस वाला करा ही देता हूं मैं। हाँ, फॉर टी लेस देन टीबी, टीबी इक्वल्स टू बोस टेम्परेचर द सिस्टम इज इन। देखो मैंने कहा आपको इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो दो कंडीशन बनती है यहाँ, एक बनती है टी ग्रेटर देन टीबी और एक बनती है टी लेस देन टीबी। तो जो पार्टिकल है वो दो तरह की स्टेट में होता है, सिंगल स्टेट पार्टिकल एक केस होता है जिसमें वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी जीरो नहीं होती है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो जब टी ग्रेटर देन टीबी है तो वहां पर वो कौन सी स्टेट में होता है, नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में। और जब टी लेस देन टीबी है तो उस केस में वो दो स्टेट के अंदर रह सकता है, एक स्टेट होती है नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट, और एक स्टेट होती है कंडेंस स्टेट, कंडेंस्ड स्टेट, एक होती है कंडेंस्ड स्टेट। कंडेंस्ड स्टेट में कौन से पार्टिकल रहेंगे, जिनकी जो एनर्जी है वो जीरो रहेगी, और नॉर्मल स्टेट में कौन से पार्टिकल रहेंगे जिनकी एनर्जी जीरो नहीं रहेगी। यानी कि टी लेस देन टीबी के नीचे दोनों स्टेट बन रही हैं, नॉर्मल भी और कंडेंस्ड भी। तो नॉर्मल जो है उस स्टेट को हम बोलते हैं गैस फेज, और जो कंडेंस्ड फेज है वो कंडेंस्ड फेज है ही। तो टी लेस देन टीबी के नीचे जिन पार्टिकल्स की एनर्जी, सिंगल पार्टिकल्स की एनर्जी जीरो होगी, है ना, तो वो रहेंगे कंडेंस्ड स्टेट के अंदर, और जिनकी जीरो नहीं होगी वो किस में रहेंगे, नॉर्मल स्टेट्स के अंदर। सारे के सारे एक ही स्टेट के अंदर नहीं आ सकते, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी जीरो होगी और कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब टी लेस देन टीबी के नीचे दो स्टेट बन रही है, मिक्सचर बन रहा है दोनों का। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैस एंड कंडेंस्ड फेज। तो आंसर क्या आ जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैस एंड कंडेंस्ड फेज, मिक्सचर ऑफ गैस एंड कंडेंस्ड फेज, यानी कि सी आंसर इसका आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है मेरी बात सभी को, क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टेम्परेचर टी लेस देन टीबी ओबेइंग बी स्टैटिस्टिक्स। देखो तीन तरह के पार्टिकल हम लेते हैं बी कंडेंसेशन में। एक तरह का जो पार्टिकल हमारे पास होता है बी कंडेंसेशन में वो होता है एन, एक को लिखते हैं हम एम नॉट, एन नॉट, और एक को लिखते हैं हम एन ई। एन जिसको लिखते हैं वो होता है टोटल नंबर ऑफ बोसोन्स,
टोटल नंबर ऑफ बोसोन्स जिनको हम n लिखते हैं। एक होता है n नॉट, वो पार्टिकल्स जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जो एनर्जी है उनकी वो कितनी है, 0 है। और एक वो पार्टिकल्स जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट, पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट, यहां इनकी एनर्जी 0 नहीं होती है। हमारे पास एक कंडीशन बनती है जब हम बोस आइंस्टीन का पूरा फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करते हैं, तो वो कंडीशन क्या बनती है, वो बनती है एन ई अपॉन एन इक्वल्स टू, ये बनता है टी अपॉन टी बी, और ये पावर 3/2, टी अपॉन टी बी पावर 3/2। और एक फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो एन नॉट अपॉन एन। अब जो n है वो सम है किसका, n नॉट प्लस एन ई का। तो n नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, n नॉट की वैल्यू वो हो जाएगी n माइनस एन ई। तो यहां से फॉर्मूला लिख लिया मैंने n माइनस एन ई अपॉन एन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एन ई अपॉन एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एन ई अपॉन एन अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा 1 माइनस एन ई अपॉन एन की जगह ये लिख दिया मैंने टी अपॉन टी बी, और ये पावर 3/2। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन नॉट की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी n, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी बी, और ये पावर हो गई 3/2। इसको तरीके से लिख देता हूं मैं, ये बनेगा 1 माइनस टी अपॉन टी बी पावर 3/2, और ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए। तो सही आंसर हमारे पास आ गया ए। हालांकि इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, याद करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है इसका। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ओबेइंग बी स्टैटिस्टिक्स। बी स्टैटिस्टिक्स जो पार्टिकल ओबे करते हैं उनका जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल स्पिन होता है एच कट का। इंटीग्रल स्पिन मतलब या तो होगा 0 h कट, 1 h कट, 2 h कट, 3 h कट, ऐसा कुल मिला के S बराबर होता है NH कट, NH कट, और N की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अंडर व्हाट कंडीशन बी डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस टू। अभी मैंने आपको बताया था कि बी, एफ डी और एम बी ये सारे के सारे हाई टेम्परेचर पर सेम रिजल्ट देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाई टेम्परेचर। क्या आंसर आ जाएगा, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है 10 आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपसे स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाए ये वाला, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे आइडेंटिकल पार्टिकल्स में पूछा जाए। तो यहां पर हमें बी स्टैटिस्टिक्स के लिए लोएस्ट उसमें बताना है। तो सबसे पहले तो एक 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी कि n की वैल्यू 1। तो n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n3 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब क्योंकि बी स्टैटिस्टिक्स है तो सारे के सारे पार्टिकल एक ही स्टेट में रह सकते हैं, है ना। तो बोसोन्स या बी स्टैटिस्टिक्स, तो फॉर बीई स्टैटिस्टिक्स, फॉर बीई स्टैटिस्टिक्स all particles can remain in same state। सारे के सारे पार्टिकल्स एक स्टेट में रह सकते हैं। तो यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल 10। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये हो गया 10h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये बन गया 1 प्लस 1, ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन गया 30 एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बनेगा 15, तो 15 एच कट स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ बोसोन ईच विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। केमिकल पोटेंशियल उसका 0 है, एनर्जी E इक्वल्स टू एच कट ओमेगा है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट उसका दिया हुआ है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको
कैसे लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट, और जी ओमेगा ये मैं ले लेता हूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को लिखा जी ओमेगा, ये आ गई एनर्जी। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एफ से लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1/E बीटा और एच कट ओमेगा। इधर हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, बीटा ई होता है, तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एच कट ओमेगा, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, एच कट ओमेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और -1, क्योंकि बोसोन दिया हुआ है इसलिए मैंने -1 वाला लिया है, और मल्टीप्लाई बाय डी ओमेगा, मल्टीप्लाई बाय डी ओमेगा। अब ये ई की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू डालोगे तो ये बनेगा हमारे पास 0 से इनफाइनाइट, यहां से बन जाएगा ये ओमेगा हाफ है और ये ओमेगा, तो ओमेगा पावर 3/2, ये बन जाएगा ओमेगा पावर 3/2, ये डी ओमेगा अपॉन ई पावर बीटा एच कट ओमेगा -1। अब मैं यहाँ कुछ कंसीडर कर लूंगा क्या, कि लेट बीटा एच कट ओमेगा, बीटा एच कट ओमेगा इक्वल्स टू एक्स। अब बीटा जो है वो बराबर होता है 1/KT, एच कट ओमेगा इक्वल्स टू एक्स, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू बनेगी एक्स के टी अपॉन एच कट, ये ओमेगा की वैल्यू बन गई, किसकी वैल्यू बन गई, ओमेगा की। और अगर मैं यहाँ से डी ओमेगा को निकालना चाहूँ तो डी ओमेगा प्रोपोर्शनल आ जाएगा टी डी एक्स के। ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो प्रोपोर्शनल में बना रहा हूँ, बराबर में नहीं बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें कांस्टेंट है तो वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ। तो टी पावर 5/2 यहाँ बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ये पूरा फॉर्मूला x में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x पावर 3/2 dx ex -1। अब यहाँ टेम्परेचर के ये आ गया u प्रोपोर्शनल टू t पावर 5/2, ये आया है। हमें निकालनी है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो c प्रोपोर्शनल होती है du अपॉन dt, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल हो जाएगी t पावर 3/2 के, यहाँ से स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, t पावर 3/2 के, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल हो जाएगी t पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द वेवलेंथ एट विच ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो यूज करेंगे, तो यहां हम यूज करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यहां पर हम यूज करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो क्या होता है, लैम्बडा मैक्स टी इक्वल्स टू 2.93 इंटू 10⁻³ ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको अगर मैं केल्विन में बदलूंगा तो ये लगभग हो जाएगा 310 केल्विन, तो मैं यही वैल्यू यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये वैल्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू 2.93 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना हो गया 310, इससे डिवाइड करोगे तो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9.35 इंटू, ये वैल्यू आ जाएगी 9.35 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस करे हैं हमने आज वो अच्छे से समझ आ गए होंगे तुम्हें। चलिए भाई, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।